हेलो डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 1 वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का। और वन शॉट ये रिवीजन है, फुल चैप्टर आप पढ़ चुके हैं तो अब बारी है वन शॉट रिवीजन करने की, जिसमें हम वन लाइनर स्टेटमेंट्स की हेल्प से, ये वन लाइनर नोट्स हैं जिनकी हेल्प से आपको इस चैप्टर का क्विक रिवीजन कराने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के क्विकली वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वालिटी स्टफ आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो लेट्स सी द पॉइंटर्स एंड लेट्स बिगिन विद पॉइंट नंबर 1। शुरुआत होती है इंटेलिजेंस का चैप्टर जब आप शुरू करते हैं तो साइकोमेट्रिक अप्रोच और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जो कि इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, वहां से शुरुआत होती है। इससे पहले इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस डिफरेंट फॉर्म्स में आगे भी आता रहेगा डिफरेंट थ्योरीज में, तो उसको हमने एज अ डेफिनेशन नोट नहीं किया, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं साइकोमेट्रिक अप्रोच से। साइकोमेट्रिक अप्रोच स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस पर फोकस करती है, दैट्स ट्रू। इस तरह से आपको इसके बारे में एक पॉइंट मिलता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो है वो इंटेलिजेंट पर्सन के एक्शंस पे फोकस करती है, यहाँ से आपको एक पॉइंट मिलता है। और जब इन दोनों के भी डिफरेंसेस आते हैं तो आप ये दोनों पॉइंट लिख सकते हैं, और साथ ही लिख सकते हैं ये दो पॉइंट्स और, कि साइकोमेट्रिक अप्रोच किस कंसीडर करती है इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। इंसान के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं, उनका टोटल, उनका एग्रीगेट जो है वो इंटेलिजेंस है, ऐसा साइकोमेट्रिक अप्रोच कहती है। लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या कहती है, वो इंटेलिजेंस के प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है, कैसे कोई पर्सन एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वहां पे इंटेलिजेंस देखने को मिलता है। फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू फॉर्मलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कौन थे? एल्फ्रेड बिने। 1 मार्कर का क्वेश्चन है ये। उसके बाद ही वॉज द वन हु एक्सप्रेस्ड इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ मेंटल ऑपरेशंस, ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन है आपके लिए। यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी? एल्फ्रेड बिने ने दी थी। उनसे जुड़े हुए 3 टॉपिक यहाँ पे बन जाते हैं, 1, 2, 3, और ये 4th भी, कि वन फैक्टर थ्योरी बिने की किस वजह से प्रोड्यूस हुई थी। बिने ने जब प्रोड्यूस की थी तब उन्होंने मोर और लेस इंटेलिजेंट लोगों में डिफरेंशिएट करना शुरू किया था। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आते हैं 2 फैक्टर थ्योरी पर, जो कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी 1927 में। और इसके अलावा ये थ्योरी जो है वो जो फैक्टर इंक्लूड करती है, एक जी फैक्टर होता है, एक एस फैक्टर होता है। जी और एस फैक्टर फैक्टर एनालिसिस की हेल्प से क्रिएट किए गए थे, मतलब इट्स अ स्टैटिस्टिकल मेजर। इसकी कहीं आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी मैं बता रही हूँ, डिस्क्रिप्ट डिटेल वाले वीडियो में आप पढ़ के ही आए सारी चीजें। जी फैक्टर एक कॉमन फैक्टर होता है, सब में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारा कॉमन सेंस। कॉमन सेंस सब में होता है, इसी तरीके से जी फैक्टर भी सब में होता है। इसके बाद जी फैक्टर किसी भी ट्रेनिंग या एजुकेशन से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। हम किसी के कॉमन सेंस को ट्रेनिंग देकर नहीं इंक्रीज कर सकते, तो वो जी फैक्टर जो है वो इनहेरिट होता है, इनबिल्ट होता है, उसे बदला नहीं जा सकता। एस फैक्टर क्या होता है? वो हमारी स्पेशल एबिलिटीज होती हैं, जो हम एक्वायर करते हैं या फिर ओवर टाइम लर्न करते हैं। किसी भी पर्सन के अंदर कई एस फैक्टर और कई डिफरेंट डिग्रीज हो सकती है डिफरेंट लोगों में। एस फैक्टर की डिग्री जो होती है वो लोगों में अलग अलग होती है। जैसे आपकी स्पेशलिटी सिंगिंग हो सकती है, तो दूसरा आपसे कम या ज्यादा अच्छा सिंगर हो सकता है, ठीक है। एस फैक्टर क्या होता है? स्पेशल फैक्टर नेचर में चेंजेबल होता है, बदल सकता है। आज आप बहुत अच्छे से ड्राइव कर लेते हैं, कुछ टाइम आप भूल जाते हैं, तो आपकी स्पेशल एबिलिटी का डिके भी हो सकता है। और ये ट्रेनिंग और एजुकेशन से इन्फ्लुएंस होता है, जितना आप ट्रेन करेंगे खुद को स्पेशल एबिलिटी में, उतना ही आप बेटर करते जाएंगे। आते हैं नई थ्योरी की तरफ। नाउ पॉइंट नंबर 10, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की जो थ्योरी है वो लुइस थर्स्टर ने दी थी। नाम याद रखने हैं आपको सभी के, और इसके कुछ अलग और नाम भी हैं, अगर एग्जाम में पूछे जाएं तो कंफ्यूज नहीं होना है, पता रहे कि ये 3 नाम और होते हैं इसके। 3 क्या, बल्कि एक ही है, मैंने तीसरा नाम यहाँ लिखा नहीं है। ये फिलहाल ये तो 2 ही नाम यहाँ पे हैं, एक नाम ये खुद ये हो गया, थ्योरी ऑफ प्राइमरी एबिलिटी, ठीक है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, थर्स्टन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, पीएमए मॉडल, इस तरीके से इसके नाम हो जाते हैं। पीएमए मॉडल में इंटेलिजेंस की 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं। याद रखना है कि 7 होती हैं, बाद में अपने ही मॉडल में 2 और ऐड की गई थी, लेकिन आपको 7 याद रखनी है। वो 7 कौन कौन सी हैं? ये सब हैं, इनको लर्न करना है, ये लर्निंग का काम है आपका, यहाँ पे आपको लर्न ही करना पड़ेगा। फिर आते हैं हायरार्किकल मॉडल, जो कि ऑर्थर जेनसन ने दिया था। इस मॉडल को लेवल थ्योरी के नाम से, 2 लेवल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंस को 2 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। लेवल 1 है एसोसिएटिव लर्निंग, जो मेमोराइज करने पर और रिपीट करने पर फोकस करती है, जिसको हम आपकी लैंग्वेज में कहते हैं रट्टाफिकेशन। और 2 लेवल थ्योरी, 2 लेवल, दूसरा लेवल क्या होता है इसका? कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, जो कि इसके ऊपर होता है। कोई भी चीज़ आप रट लेते हैं एक हद तक, उसके बाद आप उसको समझने की कोशिश तो करेंगे ही, जो कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ कॉग्निशन पर बेस्ड होती है। आते हैं जेपी गिलफोर्ड के 3D मॉडल की तरफ, जिसमें इन्होंने 3 डायमेंशन की बात की है, ऑपरेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट और कंटेंट, 3 इन्होंने डायमेंशन बात की है, और इन्हीं 3 डायमेंशन पर इनकी थ्योरी फोकस्ड है। और ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस के 3 डायमेंशन होते हैं।
इनके थ्योरी के भी कुछ अलग नाम्स हैं, जैसे कि 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, गिलफोर्ड 3D मॉडल। इस मॉडल में टोटल 180 सेल्स होती हैं, 180 सेल्स ऑफ इंटेलिजेंस। किस चीज़ की सेल्स का मतलब क्या है, जो इन तीनों के कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन से बनती हैं। इनके इंटरेक्शन से टोटल 180 सेल्स बनती हैं। आते हैं नई थ्योरी की तरफ, विच इज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी, बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। आगे चल के 12th में तो अभी जिक्र है इसका, तो आगे चल के तो ये पूरी लाइफ में हमारी यूज होती रहती है। ये क्या कहती है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? ये कहती है कोई भी पर्सन कैन हैव मल्टीपल इंटेलिजेंस, हर पर्सन के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस हो सकते हैं और वो अलग अलग तरीके से इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज कर सकता है। ये थ्योरी का सार है, मतलब ये पूरा निचोड़ है यहाँ पे। ओके, इसके अंदर कौन कौन से 8 डिफरेंट टाइप आते हैं आपने पढ़े हैं, 4 ये रहे, और इनको भी आपको लर्न करना है। ऑलराइट, लर्न करने वाले पार्ट पर तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप कुछ सिंपलेस्ट वे में इसको ध्यान में रखें, याद रखना बहुत जरूरी है। ऑल द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इन दिस थ्योरी, हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, मतलब जुड़े नहीं है कि अगर म्यूजिकल है तो लॉजिकल होना जरूरी है, नहीं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ट्रायर की थ्योरी की बात करते हैं, जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी, और इन्होंने इसमें 3 बेसिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताए थे। पॉइंट्स हैं, पॉइंटर्स हैं, जो भी पॉइंटर आप पढ़ते जाएंगे आगे हम इसमें बढ़ते जाएंगे। 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिए थे, जिसमें कि पहला एनालिटिकल है, और एनालिटिकल के खुद के 3 पार्ट हैं, नॉलेज एक्विजिशन, हायर ऑर्डर, परफॉर्मेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आता है, और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हमें नॉलेज एक्वायर करनी होगी, फिर उसकी प्लानिंग करनी होगी, और फिर उसको एग्जीक्यूट करके दिखाना होगा। तो यही एनालिटिकल इंटेलिजेंस होता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आता है किसी भी पर्सन के। एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस, जिसका दूसरा नाम क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, ये क्रिएटिविटी और पास्ट एक्सपीरियंस, यहाँ से क्रिएटिविटी उठा लीजिए, यहाँ से एक्सपीरियंस उठा लीजिए, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस उठा लीजिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस, जिसको या तो एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं या क्रिएटिव भी कहते हैं। कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस क्या होता है? कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस का मतलब होता है प्रैक्टिकल, मतलब रियल लाइफ में आने वाली सिचुएशन से आप कैसे टैकल कर पाते हैं, वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहलाता है। नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन प्रोड्यूस होते हैं, बहुत बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले विलियम स्टर्न, एक जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ही आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था इन 1912। ये 2 बातें याद रखनी है, एक तो ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे और 1912 में इन्होंने आईक्यू कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन इंटेलिजेंस को फॉर्मल तरीके से मेजर करने का काम, पहला अटेम्प्ट एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने किया था। देखिए, आईक्यू की हेल्प से हम इंटेलिजेंस को ही मेजर करते हैं, राइट, लेकिन फॉर्मल वे में सबसे पहले एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने 1905 में किया था, और बाद में 1912 में विलियम स्टर्न ने आईक्यू का फॉर्मूला क्रिएट किया था। अब मेंटल एज की तरफ आते हैं। मेंटल एज क्या होती है? किसी भी पर्सन की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की एज होती है जो उसकी एज ग्रुप से रिलेटेड होती है, मतलब आप जितने भी साल के हैं, आप उस एज ग्रुप के बच्चों की तरह से हर एस्पेक्ट पे बिहेव करते हैं। मतलब इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, क्या आपका इंटेलिजेंस उस लेवल का है जो आपकी ही उम्र के बच्चों का है? पर ये हमें पता कैसे चलेगा, हम कैसे मालूम करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिनको एडमिनिस्टर किया जाता है अंडर प्रॉपर ट्रेंड सुपरविजन। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन उठा के किसी का भी आईक्यू चेक कर लेगा, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। यू हैव टू बी प्रोफेशनल इन दिस फील्ड, तभी हम किसी पर्सन का आईक्यू चेक कर पाते हैं। ओके, तो मेंटल एज वहीं से पता चलती है, और मेंटल एज पता चलने पर ही आईक्यू निकल पाता है, क्योंकि आगे अब हम फॉर्मूले की बात करेंगे। बायोलॉजिकल एज को दूसरा नाम क्रोनोलॉजिकल एज होता है। क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी फॉर्मूले में यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, रिटार्डेशन एक चीज होती है। रिटार्डेशन का मतलब होता है अगर आप अपनी मेंटल एज से बहुत नीचे हैं, मतलब अगर 10 साल का बच्चा 5 साल के बच्चे के बराबर चीजें जानता है, वो 6, 7, 8, 9 के लेवल की चीजें कुछ भी नहीं जानता है, तो वो कहीं बहुत ज्यादा वीक है, और इसी को हम रिटार्डेशन का नाम देते हैं। मतलब इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होता है वो बच्चा। तो अगर किसी बच्चे का मेंटल एज, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज, यानी जो जितने साल का वो है, मान लीजिए आप 15 साल के हैं और आप 20 साल के बच्चों की तरह जितने इंटेलिजेंट हैं, यानी आपकी जो मेंटल एज है आपकी बायोलॉजिकल एज से ज्यादा है, तो ऑफकोर्स आप ब्राइट चाइल्ड होंगे। अगर आपकी मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम है, मतलब अगर आप 15 साल के हैं और आप 10, 11, 12 साल के बच्चों के जैसा ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसके आगे का नहीं कर पाते हैं, तो ऑफकोर्स आप खुद ही देखेंगे कि आप अपने आप में डलनेस को नोटिस करेंगे। लेकिन अगर दोनों ही चीजें बराबर हों, तो इसका मतलब आपका एवरेज आईक्यू है। जिस एज पे आप हैं उसी एज की मेंटल एज आपकी है, तो आपका एवरेज आईक्यू है। एंड ये होना गलत नहीं है, दिस इज ओके, ये होता ही है, नॉर्मली तो यही होता है, लेकिन ब्राइटनेस कमी देखने को मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से डल भी कम होते हैं। अब आईक्यू का फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है 1 मार्कर में।
न्यूमेरिकल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल उसके लिए सेपरेट वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, वो डिटेलिंग है, वहाँ पर अभी नहीं जाएंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहाँ से शुरू होती है? जब IQ 70 से नीचे चला जाए। मैं अभी यहाँ पे बात कर रही हूँ ना, जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और IQ निकालेंगे, तो अगर IQ हमारा 70 से नीचे चला जाए तो हम कहते हैं कि बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। और उसकी भी 4 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है माइल्ड, फिर होती है मॉडरेट, फिर होती है सीवियर, और इससे भी कम यानी बहुत बुरी कंडीशन में अगर है उसका इंटेलिजेंस तो फिर वो प्रोफाउंड में चला जाता है। ये 4 कैटेगरी होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 to 3 मार्क्स में। अब क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया, अगर कोई चाइल्ड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है तो उसका IQ स्कोर क्या होगा? 70 से बिलो होगा, और अगर टैलेंटेड या गिफ्टेड है तो कितना होगा? अबव 130 होगा। ये तो आपको पॉइंट्स पे रटा होना चाहिए, पॉइंट्स पे मालूम होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कब होता है? 70 से नीचे IQ। ओके, गिफ्टेड टैलेंटेड कब होता है? 130 से ऊपर IQ। तो ये वैसे भी आपको जनरली साइकोलॉजी पढ़ रहे पता ही होना चाहिए। अच्छा, मीन IQ स्कोर कितना होता है? अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर देखें तो वो 100 होता है, ठीक है, ग्राफ में होता है, ग्राफ आपने देखा होगा, मैं बुक में भी दिया हुआ है। और एवरेज इंटेलिजेंस जो है वो 90 से 109 या 190 से 110 के बीच होता है। ये IQ एवरेज कहलाता है, एवरेज IQ कहलाता है, सॉरी, ठीक है। कितने परसेंट पॉपुलेशन का IQ 130 से ऊपर होता है या 70 से नीचे होता है? मतलब इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कितने परसेंट लोग होते हैं जनरली? ये 2.2 या फिर शॉर्ट में आप 2% भी कह सकते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कभी भी अगर एग्जामिनेशन में भी नहीं तो कभी भी लाइफ में आपके आगे स्टडीज में काम आएंगे, तो आपको पता होने चाहिए। IQ स्कोर फॉर सब एवरेज इंटेलिजेंस कितना होता है? बिलो 70। सब एवरेज इंटेलिजेंस का मतलब होता है मेंटल डेफिशिएंसी या फिर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, ये इसका दूसरा नाम है। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, सब एवरेज इंटेलिजेंस यानी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कैसी है उसकी। ओके, AAMD की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी। ये AAMD ने काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, और इन्होंने इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी को कैसे डिस्क्राइब किया है, 3 फंक्शन बताए हैं। ये 3 फंक्शन बताए हैं। पहले ये कहते हैं किसी पर्सन में अगर हम मेंटल डेफिशिएंसी देख रहे हैं तो उसके अंदर सब एवरेज इंटेलिजेंस होगा। सब एवरेज इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? मतलब इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी होगी उसके अंदर। उसके बाद उसका IQ 70 के नीचे होगा, ये तो वैसे भी होता है, अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग। और डेफिशिएंट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड 0 से 18 ईयर्स। 0 से 18 ईयर्स के बीच में उसे ऑब्जर्व किया जाता है। अब आते हैं नॉर्मल कर्व के फीचर्स की तरफ। नॉर्मल कर्व के फीचर्स क्या होते हैं? ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आ जाती हैं कभी कभी 2 मार्क्स में। ये बेल शेप्ड कर्व होता है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए IQ स्कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होता है। वैसे तो नॉर्मल कर्व किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को, किसी भी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट किए करने में यूजफुल होता है, लेकिन आपके चैप्टर में यूज हो रहा है तो हमने यहाँ पे IQ के स्कोर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिलहाल लिख दिया है। ये एक स्टैटिस्टिकल ग्राफ होता है और एक सिमेट्रिकल अराउंड सेंट्रल वैल्यू के अराउंड सिमेट्रिकल होता है। अगर आपने NPC को देखा है तो आप जानते हैं, देखा तो होगा ही, जब चैप्टर पढ़ लिया है, रिवीजन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है। तो ये अपने मीन वैल्यू यहाँ पे होती है, इस मीन वैल्यू के अराउंड सिमेट्रिकल होता है, मतलब जैसा इधर होता है वैसा इधर होता है। भले मेरा ग्राफ उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन होता वैसा ही है फिलहाल, ठीक है ना। तो इसके बाद इसका जो मिडिल होता है वो मीन कहलाता है, और ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या NPC भी कहलाता है। एक क्वेश्चन आता है कि टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गिफ्टेडनेस क्या होता है, ठीक है। जब किसी बच्चे के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसके अंदर एबिलिटी हाई हो, क्रिएटिविटी हाई हो, और कमिटमेंट में भी वो हाई हो, 3 चीजें जब किसी बच्चे में होती है तो वो टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक टैलेंटेड या गिफ्टेड बच्चा कहलाता है। और हाईली टैलेंटेड लोगों को क्या कहते हैं? प्रोडिजीज कहते हैं। पता होना चाहिए जनरली इंटेलिजेंस टेस्ट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बेस्ड पर। सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स के बेस्ड पर यहाँ पे इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट होते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट वो होता है जो केवल एक ही पर अप्लाई किया जा सकता है, जैसे किसी का इंटरव्यू लेना, किसी से रिटन रिकॉर्ड लेना, सेल्फ रिपोर्ट टाइप, वो इंडिविजुअल टेस्ट हो गया। ग्रुप टेस्ट जहाँ पर एक से ज्यादा लोगों पर आप एक साथ एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ओके, इंडिविजुअल टेस्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं, पता होने चाहिए आपको, ये ABC, ऑल राइट, और ये इट शुड बी D। और यहाँ पे ग्रुप टेस्ट जो है उसके एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, 2 हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पुट किए हुए हैं। इंडिविजुअल टेस्ट का यूज क्या करते हैं हम, क्यों करते हैं? जनरली IQ को कवर करने के लिए करते हैं इंडिविजुअल टेस्ट का, और ग्रुप टेस्ट की हेल्प से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग, मास पॉपुलेशन के बारे में हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ग्रुप टेस्ट का वो काम होता है। वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट, 2 टाइप हमारे पास अब आने वाले हैं। वर्बल टेस्ट
एक ये हो गया, और दूसरा हो गया नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट में लिटरेसी इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लैंग्वेज भी जरूरी है, जब पढ़ा लिखा है तो लैंग्वेज भी जरूरी होगी। इसमें पर्सन को रिटन या ओरल फॉर्मेट में आंसर देना होता है, और ये कल्चरल बायसनेस क्रिएट कर देता है, क्योंकि जब पढ़े लिखे वाली बात आ जाती है, लैंग्वेज की बात आ जाती है, तो मान लीजिए मैंने जो टेस्ट है वो बंगाली में बनाया हुआ है और मैं उसको लेकर उड़ीसा पहुंच गई, उड़िया में मैंने वो टेस्ट नहीं बनाया है, तो पर्सन कैसे करेगा? तो ये कल्चरल बायसनेस क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये रिटन या ओरल फॉर्मेट में ही लेना जरूरी होता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, जो कि वर्बल टेस्ट के एग्जाम्पल हैं। ऑलराइट, नॉन वर्बल टेस्ट में क्या होता है, पिक्चर या इलस्ट्रेशंस यूज होते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे कि ट्राइंगल सर्किल, ट्राइंगल सर्किल, छोटा बच्चा भी बता देगा कि यहाँ पे क्या आएगा। ओके, ट्राइंगल आएगा ना यहाँ पे गैप में। तो इस तरीके के में पढ़ना लिखना जरूरी नहीं होता है, कि थोड़ा कम कल्चरली बायस्ड होते हैं, लेकिन अगर किसी कोई ऐसे पर्सन, हमने कुछ ऐसे पिक्चर्स या इलस्ट्रेशन यूज कर दिए जो कि कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हैं, एजुकेशन से रिलेटेड सिंबल्स हैं वो, तो हो सकता है वो पर्सन ना दे पाए। इसीलिए लेस कल्चर बायस्ड हम से कहते हैं, कंप्लीटली कल्चर बायस्ड इसे नहीं कहते। लेकिन इसमें लैंग्वेज की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, ये तो कंफर्म है। और पिक्चर और इलस्ट्रेशन इसमें यूज़ किए जाते हैं नॉन वर्बल में। इसके भी कुछ एग्जाम्पल है। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, आपके क्लास 11th में अगर एक्सपेरिमेंट रहा होगा, अगर आपने किया होगा तो। परफॉर्मेंस टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ये वो टेस्ट होते हैं जिसमें लैंग्वेज की तो कहीं दूर दूर तक ज़रूरत नहीं होती है। मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नीडेड, ये लिखा है मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब चीज़ों को इधर से उधर घुमाना। जैसे पजल्स, ब्लॉक पजल्स होती है ना, एक ऑब्जेक्ट को उठाया, दूसरे पे रखा, दूसरे को उठाया, ऐसे करके पिक्चर कंप्लीट करी, वो सब कुछ मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट में आता है। इसमें मोटर स्किल्स की जरूरत पड़ती है, मतलब पर्सन को मूवमेंट करना पड़ता है हाथ पैरों का या बॉडी से, जिस तरह से भी जरूरत होती है। कल्चर फेयर होते हैं 100%, क्योंकि यहाँ पर कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई सिंबल नहीं होते, तो पर्सन पिक्चर्स कंप्लीट कर ही लेता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि भाटिया बैटरी, ड्रॉमैन टेस्ट, कोर्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, नाम से पता चल रहा है ब्लॉक डिजाइन है, परफॉर्मेंस टेस्ट हैं, ये सारे परफॉर्मेंस टेस्ट के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं कल्चर बायस्ड और कल्चर फेयर टेस्ट पे। कल्चर बायस्ड और कल्चर फेयर का मतलब ये हो गया, जो अभी हम पढ़ रहे थे उन्हीं में से कल्चर बायस्ड और फेयर निकलेंगे, अलग से वैसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टेस्ट है जो कल्चर बायस्ड या फेयर होगा। कल्चर बायस्ड में क्या होगा, लैंग्वेज एक प्राइमरी सोर्स होगा। जैसे मैंने अभी बताया, टेस्ट बंगाली में है और मैं लेके उससे उड़ीसा पहुंच गई, तो वो टेस्ट जो है, अगर मैं लैंग्वेज उसमें बैरियर बन रही है, उससे लोग नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, दूसरी जगह के लोग उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो कल्चर बायस्ड हो गया। ये हर जगह यूनिफॉर्मली एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकते। इसमें आईक्यू लेवल भी एक लिमिटेशन होती है, आईक्यू पे भी देखना पड़ता है। और जितने वर्बल टेस्ट होते हैं वो सब कल्चर बायस्ड टेस्ट होते हैं। फिर आते हैं कल्चर फेयर टेस्ट पे। लैंग्वेज एक बार नहीं है, यहाँ पे कहीं पर भी एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं। आईक्यू तो एक हर्डल होता ही नहीं है, आईक्यू की कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें कॉमन सेंस लगाना है। और ऑल नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट जो होते हैं वो कल्चर फेयर टेस्ट में आते हैं। ओके, अब आते हैं इंटेलिजेंस और कल्चर पे। यहाँ पे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का नाम आता है और विगोट्स्की का नाम आता है। दो लोग हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ये कहा था कि जो इंटेलिजेंस है वो हमारे कल्चर का ही प्रोडक्ट है, मतलब जो हमारे अंदर इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करता है वो हम अपने कल्चर से, एनवायरनमेंट से जैसे ग्रो करते हैं, जैसे सीखते हैं, वैसे हम बन जाते हैं। और विगोट्स्की ये कहते हैं कि जो भी एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस होते हैं वो सब में कॉमन होते हैं। और एलिमेंट्री मेंटल फंक्शनिंग होती क्या है, वो सारी बेसिक फंक्शनिंग, रोना, लिसनिंग, वॉकिंग, ठीक है। और हायर मेंटल फंक्शनिंग क्या होती है, जो थोड़ी सी क्रिटिकल होती है, हायर लेवल होता है जिसका। तो एलिमेंट्री मेंटल फंक्शनिंग्स आर कॉमन टू ऑल बाय हायर मेंटल फंक्शनिंग्स आर कल्चरली प्रोड्यूस्ड। ये जो डिफिकल्ट वाला बड़े लेवल की जो फंक्शनिंग होती है, मेंटल फंक्शनिंग, ये तो हम अपने कल्चर से ग्रो करते हैं, एनवायरनमेंट से ग्रो करते करते सीखते हैं। मतलब जैसा हम एनवायरनमेंट लेते हैं, उस इंटेलिजेंस को जितना शार्प कर पाते हैं उतनी अच्छी ये हो जाती हैं। लेकिन ये बेसिक होती हैं, सब जानते हैं। कुछ ऐसे कॉग्निटिव एक्शंस होते हैं जो इनहेरिटेड होते हैं, उन्हीं को एलिमेंट्री का नाम इन्होंने दिया था। आता है बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। ये क्या होता है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, जिसमें आप सभी बहुत हाई हैं आज के समय में। आज की जो जनरेशन है, आप लोग जो हैं, सब टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस में बहुत हाई हैं। यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक पैटर्न ऑफ एक्शन को प्रमोट करता है। हर पर्सन जो है वो, इसमें अटेंशन की बहुत ज़रूरत होती है, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, परफॉर्मेंस, मिनिमल मूव, स्पीड, क्रिएटिविटी। जितनी क्रिएटिव आप होंगे, जितने ज़्यादा आप होंगे, उतना ही आप टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट होंगे। और यहाँ ये जो इस टाइप का जो इंटेलिजेंस होता है वो इंडिया में उतना उतना फेमस अभी नहीं है। मतलब अब तो है, अब तो लोग देखते हैं तो लगता है कि हाँ, हमारे इंडिया में भी, हमारे कंट्री में भी टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत सालों से और बहुत समय से बाहर की कंट्रीज में और ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ पर इसको इम्पोर्टेंस भी दी जाती है। और
कॉग्निटिव प्रोसेसेस पर ही फोकस करता है। मतलब इस टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल भी हों, आप लोगों से अच्छे से घुलना मिलना जानते हो। और आज की जो जनरेशन है वो इसी पे फोकस कर रही है, सबके सब इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि बीइंग इंट्रोवर्ट इज़ अ न्यू थिंग टू डू। मतलब हर कोई ये सोचता है कि इंट्रोवर्ट होना इज़ अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू, और इसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जुड़ते जाते हैं, और जिसकी वजह से दे आर बिकमिंग टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंट। ओके, अब इंटीग्रल इंटेलिजेंस ये हमारे कंट्री का इंटेलिजेंस है, मतलब जो हमारे देश में ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये इंक्लूड करता है ये हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी आप इंटेलिजेंट तो हैं, आप टेक्नोलॉजिकली तो बहुत स्मार्ट हैं, बट आर यू केपेबल ऑफ बीइंग सोशलाइज्ड विद पीपल, लोगों के इमोशंस को समझते हैं, ये सब कुछ इंक्लूड करता है। इसका दूसरा नाम है इंटीग्रल इंटेलिजेंस। ये कॉग्निटिव पे भी फोकस करता है, ऐसा नहीं कि कॉग्निटिव को इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन नॉन कॉग्निटिव को भी साथ में लेके चलता है। अब नॉन कॉग्निटिव क्या हुए, जो भी हमारी फीलिंग वाला पार्ट होता है, दूसरों के दर्द को समझना, सिंपैथेटिक होना, एम्पैथेटिक होना, ये सब कुछ नॉन कॉग्निटिव में आता है। तो जेपी दास जो थे, उन्होंने कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव दोनों को ही इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूड किया है। ही वॉज द वन, किसने इंक्लूड किया है, जेपी दास ने। और इट इंक्लूड्स कॉग्निटिव कैपेसिटी, सोशल कॉम्पिटेंस, इमोशनल कॉम्पिटेंस, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस। कॉग्निटिव कैपेसिटी का मतलब वो सारे कॉग्निटिव एक्शन जो हमारे अंदर होने चाहिए, जिसकी वजह से हम स्मार्ट नजर आते हैं। उसके बाद सोशल कॉम्पिटेंस, सोशल लेवल पर हम कितने लोगों से अच्छे से जुड़े हुए हैं। इमोशनल कॉम्पिटेंस, क्या हम लोगों के प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं, इमोशनली खुद को कितने अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंस। एंड एंटरप्रेन्योरियल का मतलब होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप से बना है वर्ड, कि आप ऑक्यूपेशनली कितने सक्सेसफुल हैं लाइफ में, वो भी आपके इंटेलिजेंस का पार्ट है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इंडिया में वैसे भी जो लोग अच्छा अर्न करते हैं, अच्छे लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाते हैं विद देयर गुड लिविंग्स, तो उनको इंटेलिजेंट ही समझा जाता है। आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ, जो कि इंटेलिजेंस का फीलिंग साइड होता है। इंटेलिजेंस का ही फीलिंग साइड होता है, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके बाद एप्टीट्यूड की बात करते हैं। ये वो स्पेशल एबिलिटी होती है जो हमारे अंडरलाइन पोटेंशियल को बताती है, हमें हमारे अंदर क्या करने की काबिलियत है, वही हमारा एप्टीट्यूड है, एज इट इज सिंपल। और इंटरेस्ट क्या है, हमें किस काम में इंटरेस्ट है, हमारी रुचि किस में है, हमारा प्रेफरेंस क्या है, हम क्या पसंद करते हैं, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स सब हमारे इंटरेस्ट में आते हैं। एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट टेस्ट होते हैं, दूसरे मल्टीपल टेस्ट होते हैं। इंडिपेंडेंट टेस्ट मतलब सिंगल टेस्ट, एक टेस्ट है जिसकी हेल्प से हम आपके एप्टीट्यूड को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मल्टीपल टेस्ट वो होते हैं जिससे हमें आपके मल्टीपल एप्टीट्यूड के बारे में पता चलता है। भाई किसी भी पर्सन के अंदर सिर्फ एक एप्टीट्यूड तो नहीं होगा, वो किसी एक ही चीज़ में हाई तो नहीं होगा, कोई एक ही चीज़ तो उसके अंदर स्पेशल नहीं होगी। तो मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए हम मल्टीपल टेस्ट को यूज़ करते हैं, जिन्हें बैटरी टेस्ट भी कहा जाता है। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस की बात करें तो ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस एक दूसरे से पॉजिटिवली, ऐसा नहीं है कि एक इंक्रीज होने पे दूसरा डिक्रीज होता है, दोनों पॉजिटिवली हैं, मतलब एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। क्रिएटिव टेस्ट जो होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, सब्जेक्टिव भी कहते हैं। मतलब अगर हमें किसी पर्सन की क्रिएटिविटी जाननी है तो एमसीक्यू से नहीं पता चलेगी, वी हैव टू मेक देम लेट देम एक्सप्लेन देमसेल्फ, कितना इलैबोरेटिव वो हो सकते हैं। क्रिएटिव टेस्ट हमारी इमेजिनेशन को मेजर करते हैं, क्रिएटिविटी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग, और वो सारी चीज़ें जो हमारे अंदर एक्सप्लोर्ड वे में नज़र आती हैं, लोडेड वे में नज़र आती हैं, उन सबको मेजर करते हैं। ऑल राइट, तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें हमने चैप्टर 1 को क्विकली ओवर किया। आई होप कि चैप्टर का ये फास्टेस्ट रिवीजन पॉसिबल था जो मैंने कराया है आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने क्लासमेट के संग जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो का फीडबैक हमारे कमेंट्स में आके जरूर दीजिएगा। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।